हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की स्टडी करेंगे। हमारा टॉपिक है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों, इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को बार बार बोला जाता है कि आप लोग होमवर्क को सेंड करिए। अब तो वो बच्चे भी होमवर्क नहीं सेंड कर रहे हैं जो पहले होमवर्क को सेंड करते थे। लगता है आप लोगों को वीडियो देखने में करने में कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग लेसन को जब तक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आप लोगों को याद कर लेने से, लर्निंग कर लेने से बच्चों कुछ भी आपके आगे के लिए ये सही नहीं है। तो आप लोग लेसन को अच्छे से समझिए, पढ़िए, उसके बाद लर्न करिए, तो वो आपके लिए आसान भी है लर्न करना। यानी जब आप समझेंगे तब ना उसको लर्न करेंगे। तो आप लोग को बार बार पिंच किया जाता है कि होमवर्क दीजिए या होमवर्क करिए, लेकिन आप लोग उस बात पे कोई भी फोकस नहीं करते। तो बच्चों, आप लोग, मैं बार बार आप लोग को बोलती हूँ कि आप लोग बच्चे अपने टाइम से होमवर्क को सेंड करें। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस भी इस पे आते हैं, तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। देखिए, पिछले क्रियाकलाप के भांति हम एक कांच की मोटी सिल्ली लेते हैं, तो यानी कि इसको भी किसी एक एक्टिविटी के द्वारा करके देखना है, तथा लेज़र लाइट से प्रकाश की किरण का उपयोग करते हुए प्रकाश के अपवर्तन और अन्य घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जब कांच की सिल्ली से प्रकाश की किरण वायु में आती है, तब प्रकाश की किरण का अपवर्तन सघन से विरल में होता है। यानी कि इससे पहले हम लोगों ने देखा था ना कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, या फिर वो सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस तरीके से देखा था हम लोगों ने उसको। यानी कि चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक माध्यम है, ये ठीक है ना, ये मान लीजिए हमारा सघन माध्यम है और ये हमारा विरल है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है ना, आपतित हो रही है, तो ये अभिलंब से क्या होगा, थोड़ा दूर हट जाएगी, ये थोड़ा इससे दूर हट के निकल जाएगी। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आपतन कोण, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, यानी आई और आर। ये हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, आर का भी मान बढ़ता जाता है। ये हम लोगों ने देखा और समझा, सीखा है। तो यहाँ पर है कि जब कांच की झिल्ली से प्रकाश की किरण वायु में आती है, तो कांच की सिल्ली क्या है, कांच की सिल्ली हमारा सघन माध्यम है, ठीक है ना। तो सघन माध्यम से जब वो वायु में आती है तब प्रकाश की किरण का अपवर्तन सघन से विरल में होता है। तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन कहाँ से हो रहा, सघन से विरल में। हम अपनी क्रियाकलाप में सर्वप्रथम लेजर प्रकाश की किरण को अभिलंब के शून्य कोण पर बनाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास एक जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें एक लेज़र लाइट लेंगे और अभिलंब से शून्य के कोण पर बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक कांच की झिल्ली आपने लिया और यहाँ पर आपने शून्य, ये जो कोण है ये 30 का ना बनाकर 50 शून्य कोण का बना रहे हैं। यहाँ से प्रकाश की किरण को आप डाल रहे हैं, ठीक है ना। तब आप किस स्थिति में देखेंगे, तब कांच की झिल्ली में गमन कराते हैं, कांच की सिल्ली में उसको गमन कर, इसके पश्चात निम्न बिंदुओं का अवलोकन करते हैं। यानी कि कांच की सिल्ली पर गमन कराने के पश्चात निम्न बिंदुओं का अवलोकन करते हैं। क्या आप आपतित किरण को देख सकते हैं, क्या आप अपवर्तित किरण को देख सकते हैं। क्या कांच से वायु में जाने पर प्रकाश की किरण के मार्ग में विचलन हो रहा है। आप शायद देख सकते हैं कि इस स्थिति में विचलन नहीं हो रहा है। यानी कि जब आप, ये मान लीजिए कांच की सिल्ली है, ये यहाँ पर मान लीजिए ये कांच की सिल्ली है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब आप प्रकाश की किरण डाल रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों आप ज़ीरो, मान ले कि एकदम ज़ीरो एंगल का कोण बनाती प्रकाश की किरण, तो क्या आप इसमें कोई विचलन देखेंगे, तो यानी कि इस स्थिति में कोई विचलन नहीं होगा। यानी कि जब हम 0 डिग्री पर लेकर प्रकाश की किरण डाल रहे हैं तो उस स्थिति पर कोई विचलन नहीं होगा। तो इस क्रियाकलाप में यहाँ पर है भी, आप शायद देख सकते हैं कि स्थिति में विचलन नहीं होता है। इस क्रियाकलाप में हम विभिन्न आपतन कोण जैसे 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 आदि पर दोहराते हैं तथा अपवर्तन कोण का अवलोकन करते हैं। फिर अब बच्चे हम लोग धीमे धीमे ये 0 डिग्री से क्या करते हैं, 5 डिग्री पर, 5 से बच्चों 10 पर,
और फिर 15, इस तरीके से इसको घुमाते जाते हैं। 5 तो छोटा सा बनेगा, फिर 10 उससे उससे थोड़ा बड़ा, फिर 15 उससे। अब यहाँ पर हम विचलन देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका विचलन देखते हैं। तो तथा अपवर्तन कोण का अवलोकन भी करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, आपतन कोण के किसी एक मान के लिए निर्गत अपवर्तित किरण दोनों माध्यम को अलग करने वाले को छूकर हुई निकलती है, उस कोण के पदार्थ को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब ये देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या चीज़ है, तो इसको समझिए। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए एक 3, ये आपको बना रहे हैं मैं डायग्राम, ठीक है ना। ये 1 2 3, ठीक। अब मान लीजिए कोई भी को समझने के लिए है बच्चों, प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ठीक है ना, सघन से विरल में। ये सघन है, ये विरल है, ये सघन है, ये विरल है, ठीक। अब जब आपतित होती है तो कोण आई, तो ये अभिलंब से जब सघन में तो इससे दूर होती जाएगी। फिर जब आप इसका आई का मान मान लीजिए और बढ़ा देंगे तो ये और दूर होती जाएगी। यानी कि आई का मान बढ़ाने पर आर का भी मान बढ़ता जाएगा, तो ये अभिलंब से और दूर होती जाएगी। और एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण के किसी एक मान के लिए निर्गत अपवर्तित किरण दोनों माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ को छूकर निकलती है, यही कोण उस पदार्थ का क्रांतिक कोण कहलाता है। अब मान लीजिए, देखिए आपकी बुक में भी यहाँ पर बना हुआ है, जैसे विरल वायु है, सघन, यहाँ पर सघन, और हमने यानी कि सघन से देखिए कांच से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है ना। तो ये आई है, ये आर, तो ये अभिलंब से देखिए दूर हट गई, ठीक है ना, अभिलंब से दूर हट गई। अब यहाँ पर देखिए कि एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रकाश की किरण सघन से मान लीजिए आती है, इसका मान और बढ़ा दें, और बढ़ा दें, तो और बढ़ा दें इसका मान, तो ये जो प्रकाश की किरण है ये यहीं से होकर गुजरने लगेगी, ये तो इसके बीच 90 अंश का कोण बनने लगेगा। यानी इसके बीच किसके अंश का कोण बनने लगेगा, 90 अंश का। यानी कि ये आज जो किरण आ रही है, आपतित किरण, इसका मान और बढ़ाते जाएं, यानी आई का मान बढ़ाते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तो ये स्थिति जिसमें अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, वो स्थिति क्रांतिक स्थिति कहलाती है। और वो जो कोण जो हमारा है, कोण आई क्रांतिक कोण कहलाता है। तो यहाँ पर अब ये देखिए, ये एकदम, यानी कि ये मान लीजिए एक लाइट है, ये आ रही है, तो ये अपवर्तित होगी, तो ये धीमे, ये जो आएगी ये धीमे धीमे ऐसे होके सीधी हो जाएगी, यानी कि सघन और विरल के जो माध्यम है इससे छूकर निकल जाएगी, ठीक है ना। इससे क्या करेगी, छूकर ये निकल जाएगी। तो ये स्थिति हमारी क्या कहलाती, क्रांतिक स्थिति। और ये जो कोण आई है, ये या कोण थीटा हमारा क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो इसको आप लोग समझे होंगे अच्छे से बच्चों। यहाँ पर बुक में भी है कि जब प्रकाश सघन माध्यम जैसे कांच से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। इस स्थिति में अपवर्तन कोण आर का मान आपतन कोण आई से बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। कोण आर इज ग्रेटर देन कोण आई। यदि आपतन कोण आई का मान बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण आर का भी मान बढ़ता है, किंतु आपतन कोण के एक विशेष मान पर एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान जो है वो कितना हो जाता है, 90 अंश। यहाँ पर देखिए कि जब यहाँ पर इसका मान जो बढ़ा रहे हैं तो इसका मान 90 अंश हो रहा है। अभी हमने आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाया है। तो वो स्थिति क्या कहलाती है। और जो प्रकाश की किरण है, ये जो दो माध्यम है, जैसे विरल है, सघन है, इस माध्यम के पृष्ठ को छूकर देखिए निकल भी रही है, छूती हुई निकलती है, आपकी बुक में भी है, तल को छूती निकलती। इस विशेष स्थिति को क्या बोलते हैं बच्चों, क्रांतिक स्थिति। तथा और इस विशेष स्थिति को क्रांतिक स्थिति कहते हैं। तथा इस स्थिति में आपतन कोण का जो मान है वो क्या कहलाए, यही आपतन कोण का मान क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, जिसे आई सी से रिप्रेजेंट करते हैं और थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अतः क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण का वो मान है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश के बराबर होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे बच्चों कि क्रांतिक स्थिति कब होती है या क्रांतिक कोण क्या है। यानी कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता जाता है, ये हम सब लोग जान रहे हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है
क्या होता है 90 अंश। तो इस दशा में आपतित किरण दोनों माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ के तल को छूकर निकल जाती है। तो ये घटना जिसमें 90 अंश हो जाए और प्रकाश की किरण दो तल को छूकर निकल जाए, ये स्थिति क्या कहलाती है? क्रांतिक स्थिति कहलाती है। और आपतन कोण का मान, और ये क्या कहलाता है? आपतन कोण का ही मान क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। जिसे ये क्रांतिक कोण, ये आपतन कोण है ना, और ये हमारा अपवर्तन कोण है। तो आपतन कोण का मान क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है, जिसे IC या θC से व्यक्त करते हैं। अब ये तो हुई बच्चों क्रांतिक स्थिति। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में है, अब यदि उक्त प्रकाश में सघन माध्यम जैसे कांच में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण IC या थीटा से अधिक हो जाए, जैसे I इज ग्रेटर देन IC, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए, तो अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाएगा। अब प्रकाश की जो है वो विरल से यानी वायु में ना जाकर सघन में कांच में ही नए मार्ग पर तय कर। स्पष्ट है कि ये स्थिति अपवर्तन की नहीं परावर्तन की है। अर्थात जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तथा उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश उसी माध्यम में आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि क्या चीज़ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमने देखा था कि यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, मान लीजिए कोण I का मान, तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो आपतन कोण ही क्या कहलाता है? हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है ना, ये हम लोगों ने देखा था। यानी कि अब नेक्स्ट, अब मान लीजिए कि इसी का मान और बढ़ाइए, यानी कि क्रांतिक कोण का मान हम क्या करें? क्रांतिक कोण का मान और भी बढ़ाएं। यानी कि देखिए इसका मान और भी बढ़ाइए, क्रांतिक कोण का मान और भी बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। तो फिर क्या होगा? क्रांतिक कोण का मान जब और भी बढ़ाएं तो प्रकाश की किरण है ये सघन माध्यम में आ रही है, सघन माध्यम में आ रही है, लेकिन फिर वो उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी ना। यानी कि सघन माध्यम से आकर सघन माध्यम में ही वो परावर्तित हो जाएगी यदि क्रांतिक कोण का मान और भी बढ़ाएं। तो ये जो हमारी घटना है वो क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं? कि यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो तो इस स्थिति में आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण का मान अगर क्या हो? क्रांतिक कोण का मान और भी बढ़ाया जाए तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये आपकी डिफिनीशन भी है। लेकिन बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो कंडीशंस, दो शर्तें होती हैं। इसको देखते हैं। जैसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या ज़रूरी है, तो देखिए दो चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो आम मिल्क, तृष्णा, मरीचिका, ये सब उसी के क्या एग्जाम्पल हैं, इसको पढ़ेंगे। देखिए प्रकाश जो है वो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करे, इसकी तो पहली शर्त है। और दूसरी ये है कि आपतन कोण का जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो, यानी आपतन कोण का जो मान हो वो क्रांतिक कोण से भी अधिक हो, वो हमारा क्या, तब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके लिए दो शर्तें। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण दिए गए हुए हैं। जैसे पानी से भरे बीकर में एक खाली प्रकनली को तिरछा डुबोकर, यानी पानी से भरे बीकर में एक प्रकनली लें जो खाली, उसे तिरछा डुबोकर उसे ऊपर से देखने पर उसका ऊपरी भाग इस प्रकार चमकदार दिखाई देता है जैसे कि कलई कर दी गई, यानी कि वो एकदम अच्छे से चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि प्रकाश की किरण पानी से चलकर प्रकनली पर आपतित हो रही है। प्रकाश की किरण देखो पानी से चलकर पानी से चलकर किस पर आ रही है बच्चों? प्रकनली पर आ रही है ना। और प्रकनली के अंदर वायु है, प्रकनली के अंदर क्या है? हवा है ना। प्रकनली के अंदर वायु है, अतः प्रकाश की किरण अब पानी से यानी वायु में आ रही है, तो सघन से किस में आ रही है? विरल में आ रही है ना। सघन से विरल में आ रही है
विरल में प्रवेश करती। इनमें से कुछ किरणें ऐसी होती हैं जिनका आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक होता है। अब कुछ किरणें इसमें ऐसी होती हैं, सिर्फ एक किरण तो होती ही नहीं है, उसमें से जो किरणें होती हैं वो कुछ किरणें ऐसी होती हैं जिनका क्या होता है, आपतन कोण वो जो होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक होता है। अतः ये किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर हमारी आंखों में पहुंचती हैं, हमारी आंखों पहुंचती, जिससे प्रकृति का वो भाग हमको कैसा दिखाई देता है, चांदी के समान चमकदार दिखाई देता है। यदि प्रकृति में पानी भर दें तो ये चमक जो है वो समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब माध्यम ही अलग हो जाएगा, यानी कि दोनों माध्यम अलग तो होगा नहीं, एक जैसा, यानी पानी से पानी दोनों ही सघन माध्यम हो जाएंगे। तो इस घटना पर बुलबुले देखने का, जब हम चमक समाप्त हो जाएगी और इस घटना पर हम बुलबुले देखें। सबसे पहले और भी समझ लीजिए, मान लीजिए ये पानी से भरा एक बीकर लें, ठीक है ना, उसमें खाली प्रकृति डाल दें, और जब आप जैसे कि प्रकृति देखने पर डुबोकर उसे ऊपर से, मान लीजिए यहाँ से हम देख रहे हैं तो प्रकृति का ये भाग जो हमको है वो खूब चमकदार दिखाई देगा, जैसे कि इस चांदी की तरह चमक रहा हो, ठीक है। इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रकृति में हवा है और जल है, बीकर में जल है। जब प्रकाश की किरण आ रही है तो जल यानी सघन से वो कहाँ आ रही, विरल यानी हवा में आ रही है, यानी पानी से चलकर वो हवा में आ रही है, यानी बीकर में जो जल भरा उससे चलकर वो प्रकृति के अंदर हवा में आ रही है, और प्रकृति के अंदर वायु है जो कि विरल माध्यम है। अतः प्रकाश की किरण क्या हो रही, सघन से विरल में आ रही है ना। तो इसमें से कुछ किरणें ऐसी होती हैं जिनका आपतन कोण क्या होता है, वो क्रांतिक कोण से अधिक होता है। अतः ये पूर्ण परावर्तित होकर हमारी आंखों में पहुंचती हैं, यानी पूर्ण परावर्तित होकर ये हमारी आंखों में देखिए पहुंच, यहाँ से आती हैं और ये पूर्ण परावर्तित होकर हमारी आंखों में पहुंचती, जिससे प्रकृति का वो भाग हमको क्या दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। यदि प्रकृति में पानी भर दें तो ये जो है माध्यम वो तो रहेगा ही नहीं, ये भी सघन हो जाएगा, ये भी सघन हो जाएगा, तो ये हमको फिर इस तरह की घटना जो हमको दिखाई नहीं देगी। अब एक और है बच्चों, मृग तृष्णा या मरीचिका क्या है। देखिए रेगिस्तान में जैसे कभी लगता है गर्मी के दिनों पर कि जो मनुष्य दूरी पर स्थित खजूर के वृक्ष पर उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे मनुष्य समझता है कि वृक्ष के पास जल है, जिसको वो क्या समझता है कभी कि उस पेड़ के पास जल है। रेगिस्तान के गर्मी के दिनों में ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है इसको देखते हैं। परंतु जब प्यासे लोग जब पेड़ के पास जाते हैं तो वहाँ जल नहीं मिलता, मनुष्य की आंख को धोखा, जिसे मृग तृष्णा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं कि देखिए मृग तृष्णा मरीचिका यही चीज़ है। जैसे रेगिस्तान में लगेगा कि बहुत दूर पर जो खजूर का वृक्ष है वो उसका उल्टा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा, जिससे मनुष्य समझता है कि वृक्ष के पास जल है। यहाँ पर देखिए इस तरह का डायग्राम आपकी बुक में भी बना हुआ है। ये वृक्ष है बच्चों और ये इसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये वृक्ष का आभासी प्रतिबिंब है जो नीचे की तरफ बना हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। तो इसी को लोग समझते हैं कि ये जो वृक्ष है ये पानी में इसका जो प्रतिबिंब है ये पानी में बन रहा है ना। और प्यासे लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर जल नहीं मिलता, ये मनुष्य की आंख का धोखा कहलाता है। इसे आंख के धोखा को ही क्या बोलते हैं, मृग तृष्णा या मरीचिका कहते हैं। ये भी अक्सर शॉर्ट नोट्स में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए गर्मी के दिनों में ऊपर की वायु ठंडी होने के कारण सघन होती है, यानी कि जब गर्मी पड़ती है तो जो ऊपर की वायु होती है वो सघन होती है, और भूमि को स्पर्श करने वाली वायु गर्म होने के कारण विरल होती है। अतः पृथ्वी के धरातल से जैसे हवा ऊपर की ओर जाती है वो सघन होती जाती है, यानी जैसे नीचे से जब वो ऊपर की ओर जाएगी तो क्या होगी, सघन होती जाती है। वृक्ष के ऊपरी भाग से चलने वाली प्रकाश की किरणें भूमि पर पहुंचने के लिए सघन से विरल में प्रवेश करना पड़ता है। भिन्न भिन्न घनत्व की हवा की परतें समांतर रेखाओं द्वारा दिखाई देती हैं। जैसे जैसे प्रकाश की किरण आगे बढ़ती आपतन कोण का मान बढ़ता है। एक स्थिति ऐसी आती कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता और किरण उसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इसी प्रकार कंक्रीट की पक्की सड़कों पर भी आपको मरीचिका बनते देखा है। आपस में चर्चा कीजिए कैसे होता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये पेड़ है रेगिस्तान में, मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत गर्म रेत है, यहाँ पर बहुत गर्म रेत है, और वृक्ष के ऊपरी भाग से गर्मी के दिनों में जो वायु है वो ठंडी होने के कारण सघन है,
यानी कि गर्मी के दिनों के ऊपर की वायु, यानी वायुमंडल में जो ऊपर की वायु है वो क्या है, वो सघन है, ठीक है ना। ठंडी होने के कारण, यानी कि नीचे बहुत गर्म है तो ऊपर ठंडी होने के कारण सघन है। तो सघन और विरल दो माध्यम यहाँ मिल रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि गर्मी के दिनों में जब ऊपर की वायु ठंडी होने के कारण सघन तथा भूमि को स्पर्श करने वाली वायु गर्म होने के कारण विरल होती है, यानी भूमि को स्पर्श करने वाली वायु विरल माध्यम गर्म हवा, सघन माध्यम ठंडी हवा। देखिए यहाँ पर दो माध्यम भी आपको दिखाए गए हैं बच्चों। तो नीचे की जो माध्यम है वो क्या होगा, हमारा विरल होगा और ऊपर का माध्यम सघन होगा, ठीक है ना। अतः पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे हवा, अब पृथ्वी का धरातल है, यहाँ मान लीजिए जैसे जैसे हवा ऊपर की ओर आती है, उठती है, तो वो सघन होती जाती है। एक साथ तो होगी नहीं, वो क्या होगा, वो सघन होती जाएगी, सघन होती जाएगी। तो क्या होगा, वृक्ष के ऊपरी भाग से चलने वाली प्रकाश, जो वृक्ष का जो ऊपरी भाग है उससे चलने वाली प्रकाश की जो किरणों को भूमि तक पहुंचने के लिए सघन से विरल में प्रवेश करना होता है। अब वृक्ष से देखिए प्रकाश की किरण जो चल रही है ये क्या है, सघन से किस में जा रही, विरल में जा रही है ना। और इसमें विरल में जाने पर देखिए भिन्न भिन्न घनत्व वाले, यानी कि उसका पहले ज़्यादा घना था, सघन था, फिर उससे थोड़ा कम हुआ, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे विरल, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम हुआ, फिर विरल हो गया। यानी भिन्न भिन्न घनत्व वाली परतें यहाँ पर मिलती हैं, समांतर रेखाओं द्वारा दिखाई देती हैं। जैसे जैसे प्रकाश की किरण आगे बढ़ती हैं तो आपतन कोण का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। आपतन कोण का, जैसे जैसे प्रकाश की किरण आगे बढ़ती हैं तो आपतन कोण का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। और एक स्थिति ऐसी आती कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। किससे अधिक हो जाता है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। और जो है, और किरण उसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक, अब देखिए जैसे ये किरण आ रही थी ना, फिर देखिए जब इसका मान क्रांतिक कोण से अधिक हो गया आपतन कोण का मान, तो ये देखिए उसी माध्यम में क्या हो गई, परावर्तित हो गई, उसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, यानी परावर्तित हो गई। इसी तरीके से हमको क्या लगता है कि यहाँ पर जो है, यहाँ नीचे इसका आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसका, इस वृक्ष का आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है वृक्ष का, और हमको दूर पे देखने से लगता है कि यहाँ पर पानी है, ठीक, यहाँ पर पानी है। अब यहाँ पर देखिए बिंदु बी बिंदु पर प्रकाश की बाहर की ओर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, बी बिंदु पर, ठीक है ना। क्या हो रहा है कि बाहर की ओर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसी कारण हमको ऐसा लगता है कि उस वृक्ष का प्रतिबिंब बन रहा है, वहाँ पर पानी है। फिर अब इस तरीके से आप कभी कभी देखते हैं पक्की सड़कें जो बनी रहती हैं उसमें भी आपको मरीचिका देखने को मिलता है। कैसे मिलता है इसकी आपस में आप चर्चा करें। कभी कभी आपको बड़े बड़े इमारतों का भी प्रतिबिंब नीचे की ओर देखने को मिलता है, तो वो भी क्या है, वो भी हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो बच्चों ये लेसन यहीं पर हमारा क्लोज हुआ, इसको फिनिश हुआ है। और अब आप ऐसा करिएगा बच्चों, हमने सीखा, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके बहुत ढेर सारे ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। और आपको जो दिया जा रहा है नोट्स, वो है बच्चों होमवर्क, इसका नोट सेंड किया जाएगा। आपका होमवर्क है, आप इसमें फिल इन द ब्लैंक्स और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बुक में ही सेंड करें, फिल करके। इसको क्या करें, फिल करके बुक में ही सेंड करें। और आप इसको मिरर इमेज को भी अपने दर्पण से बूझो, ये भी आप आराम से इसको भी आप बना सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये आपके लिए है, इसको आप करिए, देखिए और समझिए। और यहाँ पर बच्चों इसको आप सेंड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव और फिल इन दी ब्लैंक्स। उसके बाद इस लेसन के आपको नोट्स दिए जाएंगे बच्चों, उसको आपको सेंड करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको नोट्स को कंप्लीट करिए और आप अपने नाम को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए। जिन जिन बच्चों ने होमवर्क को कंप्लीट कर लेंगे जब इस लेसन को, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो अपना नाम को सेंड करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा, नेक्स्ट लेसन है हमारा लेसन 11, यानी अध्याय 11 अधातुओं का रसायन, यानी केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए ये बहुत ही, ये भी इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसको भी आप लोग अच्छे से समझिए और पढ़िए। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं।
तो बच्चों हम लोग पढ़ते हैं अधातुओं का रसायन यानी केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स। तो इससे पहले बच्चों आप मेटल्स पढ़ चुके हैं, धातु और धातु कर्म। अब आप इसको अच्छे से पढ़ समझ भी सकते हैं। देखिए सारणी और धातु अधातु कर्म अध्याय में हमने जाना कि अधिकतर तत्व धातु होते हैं, यानी कि आवर्त सारणी में बच्चे, और हम लोगों ने ये जाना था कि जो अधिकतर एलिमेंट्स हैं वो सब मेटल्स हैं हमारे। यदि संख्या में अधातु इतने कम हैं तो हम उन्हें इतना महत्व क्यों देते हैं, यानी कि जब अधातुओं नॉन मेटल्स की संख्या इतनी कम है तो वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। आइए इसे समझने के लिए इन प्रश्नों पर विचार करें। जिन तत्व से पानी बना है ये धातु है या अधातु, आप बताइए। पानी जो बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर पानी बना है ना, तो पानी एक यौगिक है, कंपाउंड है। तो ये जो जिससे मिलकर बना है वो क्या है, मेटल्स या नॉन मेटल्स? तो वो दोनों नॉन मेटल्स हैं, वो दोनों अधातु हैं, दोनों गैस हैं। फिर जीवन को बनाए रखने के लिए जिस गैस की प्रमुख भूमिका है वो धातु या अधातु, जो हमारे जीवन को बनाए रखती है, हमें लाइफ देती है, जिससे हम जिंदा रह पाते हैं, वो क्या है, धातु है क्या धातु? वो भी हमारी अधातु है, नॉन मेटल्स है। ऑक्सीजन गैस है, वो भी क्या है, ऑक्सीजन गैस है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स जिस गैस का यूज़ करते हैं वो कौन सी, वो क्या है धातु क्या धातु? वो भी अधातु है हमारी। वो एक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना। तो यानी कि सॉरी वो क्या है बच्चों, वो भी यानी कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यौगिक है वो भी अधातु यानी नॉन मेटल से मिलकर बनी है, कार्बन और ऑक्सीजन से। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं ये भी हमारे लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं। ठीक, तो इसमें को हम लोग समझेंगे, इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में भी इस अध्याय में हम समझेंगे कौन कौन से तत्व अधातु है और किस आधार पर उन्हें इस श्रेणी में रखा जाता है। साथ ही हम जीवन के लिए महत्वपूर्ण 3 अधातु, जो हमारी 3 अधातु है जीवन हमारी लाइफ के लिए, पहली तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में जानेंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट है बच्चों।